लगता है हमें भी इस बार इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए 243 सीट हैं और कई स्थानों पर 14-14, 15-15 राउंड तक अभी नतीजे आने बाकी हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राकेश रंजन जी भी जुड़ गए हैं। राकेश रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश रंजन जी, जो शुरुआती नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, ये जो शुरुआती रुझान है ना, मुझे लगता है ये पोस्टल बैलेट के रुझान हैं और एक्चुअल नतीजे लगभग 9 बजे के आसपास शुरू होंगे। लेकिन एक जो शुरुआती रुझान में पोस्टल बैलेट में एक बढ़त तो दिख रही है और मुझे लगता है कि मे बी ये शायद रह जाए वही। अगर ये रह जाती तो बहुत बड़ी बढ़त रहेगी, लेकिन शायद ये फिगर लास्ट तक स्टेबल ना रह जाए, कुछ उसमें इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल राकेश जी, अभी आशीष जी के साथ भी हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार में इस बार मुद्दे क्या कुछ रहे और किन के आधार पर वोटिंग हुई। देखिए, एक तरफ से कांग्रेस SIR का मुद्दा लेकर आई थी, तेजस्वी जी कह रहे थे कि नीतीश जी की उम्र हो गई है, लेकिन लोगों के मन में नीतीश जी को लेकर ऐसा कोई गुस्सा इस बार के चुनाव में नहीं दिख रहा था। आपने एक विश्लेषक के तौर पर क्या कुछ इस बार चुनाव के नतीजों या फिर पूरे चुनाव के दरमियान क्या कुछ अध्ययन किया? देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को अगर हमें समझना है ना, तो 2-3 चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो महिलाओं को समझना पड़ेगा, महिलाओं के कैरेक्टर को, उनके नेचर को, उनके मिजाज को समझना पड़ेगा। दूसरा, जो BC1 एक बहुत बड़ा चंक है, उसको भी समझना होगा। ये जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो इलेक्शन इस रूप में शुरू हुआ था कि नीतीश कुमार कहीं नहीं है और हर चीज तेजस्वी या बीजेपी कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता चला गया, वैसे ये जो सारा तेजस्वी सेंट्रिक इलेक्शन हो रहा था ना, ये सारा नीतीश सेंट्रिक इलेक्शन होता चला गया। और इसमें जो मुद्दे अधिक काम किए, मुझे लगता है 3 मुद्दों को लेकर सब लोग चल रहे थे। एक युवा को लेकर चल रहे थे, एक महिलाओं के मुद्दों को लेकर चल रहे थे, ठीक है, और एक प्रशांत किशोर ने अपना एक पलायन का, रोजगार का मुद्दा लाया। और वैसे में जब ये नौकरी दी गई, नौकरी की बातें की गई, नीतीश कुमार की तरफ से भी की गई है, तेजस्वी जी की तरफ से की गई, तो इसने युवाओं को बड़ा डाइवर्ट किया और अपने फेवर में करने का कोशिश किया। लेकिन उस पर जब किया गया और जो विमेन सेंट्रिक कई प्रोग्राम चलाए गए, 2005 से ही देखेंगे कि जदयू की एक पॉलिसी रही या फिर नीतीश कुमार की पॉलिसी रही कि ये जो आधी आबादी है, उस आधी आबादी को अपने साथ हम लाए, और 2005 से उन्होंने करना शुरू कर दिया। और अभी जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हुआ, ये तो गेम का काउंट चेंजर हो गया, मुझे लगता है ये चीज। बिल्कुल राकेश जी, अगर देखिए एक जिस तरह से रुझान, जिस तरह से एग्जिट पोल आए हैं, वो अगर सही होते हैं तो उसमें महिला वोटर्स का एक बड़ा योगदान माना जाएगा। हाँ जी, आपने देखा होगा कि महिलाएं पुरुषों की से कम है वोटर के रूप में। आप टोटल जो पुरुष वोटर है ना, उनसे लगभग 40-42 लाख वो कम है। लेकिन जब एक्चुअल पोलिंग हुआ महिलाओं का, तो वो पोलिंग ज्यादा हो गया और 4-5 लाख वोट ज्यादा पड़ गए। आप पिछले 2020 के इलेक्शन को देखेंगे तो 22 सीट ऐसे थे जहां पर 2000 से कम पर फैसला होता है, हार जीत का जो अंतर रहता है वो 2000 से कम रहा। और वैसे में अगर महिलाएं 4 लाख अधिक वोट कर रही हैं, 2020 के आंकड़ों को आप देखेंगे तो CHDS जो पोस्ट पोल सर्वे करती रही है, उस पोस्ट पोल सर्वे बताती है कि महागठबंधन और NDA के बीच में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज का मात्र 1% अंतर रहा। 37% जो वोट दिए गए वो NDA को महिलाओं के द्वारा दिए गए और 36% जो वोट दिए गए वो महागठबंधन को दिए गए। लेकिन जब आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हैं तो ये आंकड़ा बढ़ जाता है और महिलाओं का वोट ज्यादा शिफ्ट हो रहा है NDA की ओर, और मुझे लगता है कि ये गैप और बढ़ता चला जा रहा है। अभी कल मैं एक सर्वे देख रहा था, एक्सिस माई इंडिया का सर्वे देख रहा था, तो उसमें उन्होंने ये किया था 45% जो महिलाएं हैं ना वो NDA को वोट कर रही हैं और 40% महिलाएं हैं वो महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। तो ये 5% का अंतर बड़ा अंतर है और ऐसे भी 4-5 लाख महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। 2020 इलेक्शन के एक और आंकड़े को आप देख सकते हैं, उस आंकड़े में यह था कि 166 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट दिया है। तो ये जो विमेन सेंट्रिक, ये जो डेमोक्रेसी है, उसको एक विमेन सेंट्रिक डेमोक्रेसी के रूप में कन्वर्ट किया गया और उसका एक फायदा मुझे लगता है NDA को जरूर मिल रहा है इस इलेक्शन में। आशीष जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि देखिए, अगर NDA एग्जिट पोल अगर सही होते हैं तो महिला वोटर्स की बड़ी भूमिका मानी जाएगी। आखिर आप लोग कहां पिछड़ गए महिलाओं को लुभाने में? नहीं, देखिए, सिर्फ महिला वोटर की बात नहीं है। जो ट्रांसफर हुआ ना, पैसा ट्रांसफर हुआ 10,000, तो जिस महिला के भी खाते में गया, उस महिला का भी एक परिवार है
उसका भी कोई हस्बैंड है, उसके भी कोई बच्चे हैं, तो वो परिवार पूरा प्रभावित हुआ उस पैसे से। तो सिर्फ महिला ने वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि उसके हस्बैंड ने भी किया होगा, भाई ने भी किया होगा, बच्चों ने भी किया होगा, परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों ने भी किया होगा। तो इस फंड ने पुरुष मतदाताओं को भी प्रभावित किया है, सिर्फ महिलाओं को नहीं किया है कि डायरेक्ट जो पैसा गया 10,000, इसने उस परिवार के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। तो ये पूरा का पूरा चंक प्रभावित हुआ है इस लेकिन पैसे आश्वासन आप लोगों ने भी 30,000 का दिया था। हम आपको कह रहे हैं कि हम आपको 30,000 देंगे और कोई आदमी सीधा आपको 10,000 दे गया, तो दोनों में अंतर हो गया ना। हम आएंगे तब देंगे, और ये आदमी गया और आपके हाथ में से तत्काल 10,000 रख दिए, तो तत्काल आपको पैसे मिल गए ना। इसका फायदा एनडीए को इस बार हुआ है। राकेश जी से एक बात और समझना चाहेंगे। राकेश रंजन जी, बिहार के चुनाव समीकरण जातिवाद के लिए जाने जाते रहे, क्या बिहार में इस बार उन स्तरों पर वो जो पुराने मानक थे उनसे उठकर कोई बदलाव दिखा है आपको? देखिए, हम लोग ने इस पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग को देखा तो ये चीजों को हमने प्रयास किया जानने का कि क्या बिहार में कोई ऐसा वर्ग है जो कास्ट न्यूट्रल वर्ग है। तो हमारा ध्यान दो चीजों की ओर गया, एक तो महिलाओं के ऊपर गया, एक युवाओं के ऊपर गया कि या क्या दो ये ग्रुप जाति न्यूट्रल एक वर्ग के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन आप देखेंगे कि एनडीए और जब महागठबंधन की बात होती है तो उसमें ये जो बड़ा गठबंधन है ना, इसके बेस में अंतर है। अब जदयू के बेस में या एनडीए के बेस में महिलाएं सारे आ जा रही हैं, BC1 सारे आ जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर आप कहेंगे तो ये सारा कास्ट इक्वेशन पर ही ये सारा वोटिंग हुआ है। हाँ, लेकिन महिलाएं, कुछ ऐसा महिलाओं का वर्ग है जरूर जिसने कास्ट अलग हटकर एनडीए को वोट डाला है, जो विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम चलाए गए हैं उस पर, ये मैं मानता हूं जी। बिल्कुल, हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, एक बार नतीजे बता दें, एनडीए 106 सीटों पर आगे है और इंडिया महागठबंधन 56 सीटों पर आगे है, और जनता दल जनसुराज अभी 2 सीटों पर आगे है। और अगर अकेले अकेले देखा जाए तो बीजेपी 44 सीटों पर, जदयू 45 सीटों पर और एलजेपीआर 8 सीटों पर, लगभग 100 सीटों पर, ये 104 सीटों पर ये आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब आंकड़ों में थोड़ी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी अपने दम पर 38 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 8 सीटों पर आगे है, वीआईपी का अभी तक कहीं से कोई जानकारी नहीं है, जेएसपी 3 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक बड़ी बात कही जा सकती है, आने वाला वक्त बताएगा कि कहां तक ये रुझान कायम रहते हैं। आरएलएम भी 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, अदर्स 7 सीटों पर आगे हैं, अदर्स का भी एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो राकेश जी, क्या लगता है इस बार? देखिए, अब जो चुनाव होते हैं, एक तरफ महागठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए, और जो तीसरे प्रत्याशी हुआ करते थे, तीसरे कोण वाले बस थोड़ा बहुत वोट काटा करते हैं, लेकिन यहां आरएलएम, जेएसपी और 7 अन्य अदर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार अन्य की संख्या देखने को मिलेगी? जी, जैसे विधानसभा चुनाव को और लोकसभा चुनाव में हम अंतर करते हैं जी, तो आप विधानसभा चुनाव में कुछ और जो फैक्टर है जिस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता है, वो फैक्टर क्या है? जैसे 2020 के इलेक्शन के आंकड़ों को आप देखेंगे तो एनडीए और महागठबंधन दोनों ने 37% वोट प्राप्त किया था। पॉपुलर वोट में मात्र 12-13 हजार के अंतर थे। तो ये दोनों को जब ऐड कर दे, प्लस चिराग जी के 5% वोट को ऐड कर देंगे, तो टोटल आपके 79% वोट हुए। तो 21% तो अदर है ना, ये 21% अदर पर कोई गौर नहीं करता है। और इस 21% अदर में जो लोकल इश्यूज रहते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, भभुआ रोहतास साइड में जो चंद्रशेखर जी की जो पार्टी है, आजाद कुछ करके पार्टी है, उसका मैंने इन्फ्लुएंस देखा। इसी तरह से अगर आप शेखपुरा साइड में जाएंगे तो मैंने वो देखा कि एक इन्फ्लुएंस था, आरसीपी का भी इन्फ्लुएंस था। या 30 पूरे 243 में 30-32 सीट ऐसे जरूर थे जहां पर जन सुराज पार्टी के कुछ न कुछ वोट आ रहे थे। तो ये जो अदर वोट है ना, ये निश्चित रूप से 5-7 की संख्या में रहेंगे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ये हमारा जो फाइनल निष्कर्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत अर्ली है और अभी ट्रेंड चेंज होते रहेंगे। और ये पोस्टल बैलेट ज्यादा जो डिस्टेंस वोटिंग हो रही है, उस डिस्टेंस वोटिंग के बैलेट खुल रहे हैं।
ठीक है। तो चलिए ये बिल्कुल मुझे चेंज लगता है होते अगर रहेंगे। एक रहे- बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें, एनडीए 110 सीटों पर आगे है और महागठबंधन 60 सीटों पर आगे है और जनसुराज 2 पर कायम है। एक सूचना आ रही है अलीनगर से, मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। देखिए राकेश जी और असित जी, काफी चर्चा चल रही थी, मैथिली ठाकुर काफी चर्चा में थी, जितने समर्थक थे उतने ही विरोधी भी थे। तो क्या अभी जो शुरुआती रुझान है, हालांकि ये क्या कहेंगे उनको लेकर राकेश जी? हाँ जी, मैथिली ठाकुर तो एक आइकॉन के रूप में है और जब भी कोई आइकन आता है ना, नया आता है ना, तो यंग बड़ा प्रभावित होते हैं, जो युवा रहते हैं उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो ये मिथिलांचल की आइकॉन के रूप में सामने आ रही हैं, तो शायद ये बढ़त बना ले, ये बढ़त आगे भी रहेगी। मुझे लगता है युवाओं को वोट गया है, प्लस कास्ट इक्वेशन तो अपनी जगह पर है ही। और बिल्कुल दूसरी तरफ एक आइकन देखिए, खसारी लाल वो भी थे, उनका क्या होता है? हालांकि अभी तक रुझान हमें मिले नहीं है, जैसे ही मिलेंगे हम चर्चा करेंगे। जी जी जी। असित जी, देखिए आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आंकड़े हैं अब थोड़े अंतर दिखाई दे रहे हैं। एनडीए लगभग 116 सीटों पर आगे हो गई है और महागठबंधन अभी 58 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए अभी के जो आंकड़े हैं ये क्लीन स्वीप की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मुझे 2020 भी याद है, क्योंकि 2020 में यही स्थिति महागठबंधन की दिख रही थी। शुरुआत के 11 सवा 11 बजे तक तो ऐसा लगा कि बस अब तेजस्वी जी सीएम बन जाएंगे, लेकिन 2 बजे के बाद जब तस्वीर बदलनी शुरू हुई और 4:30-5 तक आते आते एनडीए की सरकार बन गई साहब, तो अभी कुछ भी कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, सतर्क रहने का समय है। 2020 हमें सीख देकर गया है कि अभी शुरुआती रुझानों पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। 11 बजे तक क्लीन स्वीप करता हुआ महागठबंधन दिख रहा था, आधे आधे का अंतर चल रहा था बिल्कुल, लेकिन उसके बाद तस्वीरें बदलनी शुरू हुई, गैप कम होना शुरू हुआ और 2 बजे के बाद तो एनडीए ने लीड लेना शुरू कर दिया। तो ये सतर्क रहने का समय है, अभी कोई टिप्पणी ठीक नहीं है।